अब हम लोग 29 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट के आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 29 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी मैथ के प्रश्न एनटीपीसी ने पूछे थे, एक एक करके उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक प्रकार से करनी टाइप का सवाल है कि √50 प्लस √18 माइनस √8। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले √50 की बात करें, प्लस इसके बाद हमको दिया गया √18 माइनस √8। √50 को अब ऐसा ढूंढो कि ये किसी ऐसी संख्या को पकड़ो जिसका वर्ग का ये मल्टीपल हो। नहीं समझे? आप 50 को फैक्टर कर लीजिए, आप अपनी भाषा में समझिए। 50 को फैक्टर करिए तो 2 गुणे 5 गुणे 5। आप 18 का फैक्टर कर लीजिए तो 2 गुणे 3 गुणे 3। आप 8 का फैक्टर कर लीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2। आपको मालूम है कि जिसका पेयर बन जाता है इस तरीके से घात में, तो उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। और यहां पर 5 का पेयर बना तो ये लिखेंगे 5√2 प्लस यहां पर 3 का पेयर बना तो 3√2 और यहां पर 2 का पेयर बना तो 2√2। कुल मिलाकर के इसको जोड़ लेंगे। √2 सब में है, इसलिए ये लोग आराम से जुड़ और घट जाएंगे। लेकिन अगर किसी में √2 और √3 होता तो फिर नहीं जुड़ घट सकता था। सबकी पूंछ समान है ना, तो समान पूंछ वाले जीवों का संबंध एक साथ हो सकता है, इसलिए इनकी भी पूंछ √2, इनकी भी पूंछ √2 और इनकी भी पूंछ √2। तो यहां पर हम लोग हल करेंगे तो 5 + 3 8√2। 8√2 में 2√2 चला गया, कितना बचा? 6√2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6√2। क्लियर है? एक रोम्बस की बात हो रही। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसी संरचना जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन उसके बीच में और कोई बाध्यता ना हो, अर्थात 90 डिग्री वाली यहाँ कोई बाध्यता नहीं है। ये कोण कोई भी डिग्री ले सकता था, चारों भुजाएं बराबर हो। तो मैं पहले बता दूं कि इसे बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम लोग? समचतुर्भुज बोलते हैं। जो भाई लोग हमारे देख रहे होंगे ये वीडियो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि समचतुर्भुज पर बढ़िया सवाल भी कई बार आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको डायगोनल दिया होगा इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब ये डायगोनल आपको दिया गया है तो डायगोनल को हम D1 और D2 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल बनाएंगे तो क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा D1 × D2 और अपॉन 2 या 1/2 D1 D2। तो यहाँ पर जो हमारे सवाल में दिया गया है वो 8 और 6 दिया गया है। 8 × 6/2 तो 2 × 6 3 × 24 वर्ग आपका मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 24 वर्ग मीटर। क्लियर है? लेकिन और बात समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि हमको यहां पर डायगोनल नहीं देगा। ठीक है, थोड़ी सी समचतुर्भुज की बात कर भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज एक ऐसी संरचना जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों लेकिन कोण की कोई बाध्यता ना दी जाए। तो एक बात तो ये कि इनके बीच का जो कोण होगा इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, और इसकी भुजा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? S1 और S। भाई सबकी सारी भुजाएं बराबर होंगी तो साइड S हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर इनके बीच में कोण थीटा दिया जाए, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण पता हो और हमको क्षेत्रफल निकालना हो जाए तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लिख सकते हैं? S² × sin थीटा। S² × sin थीटा। ठीक है, जितना डिग्री यहाँ कोण होगा उतना यहाँ थीटा होगा। समझ पा रहे बात को? हम यहीं पर एक सवाल ले लें और एक सवाल आपको इस तरीके से दे दिया जाए, लिखा हो कि एक ये रोम्बस है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी भुजा का मेजरमेंट ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो हमसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या लिख लेंगे? मैं आगे ऊपर कर रहा हूं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 10 × 10 × sin 60। आपको sin 60 के मान आप आराम से याद कर सकते हैं, √3/2 होता है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा
वो कितना हो जाएगा 50√3। अब जो यहाँ यूनिट ले ले सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर जो भी ले ले तो वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी चीज, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है, किसमें होता है, वर्ग में। तो ध्यान रखना है कि अगर कभी समचतुर्भुज आ जाए तो समचतुर्भुज में पहली बात कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। दूसरी बात 1/2 विकर्णों का गुणनफल उनका क्षेत्रफल होता है। तीसरी बात, उनका क्षेत्रफल आपका भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा भी होता है। इसकी विस्तृत जानकारी जब आपको मेंसुरेशन वाला सेक्शन दिखाएंगे तो उसमें आपको मिलेगी और एक एक चीज आपको पानी की तरीके क्लियर हो जाएगी। यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपए प्रति फोन है, तो उसका कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, बेहद आसान सवाल है। 12 फोनों का जो विक्रय मूल्य है, 12 फोन का जो विक्रय मूल्य है 1,88,160 रुपए। ठीक है, 1,88,160 रुपए। और अब 12 फोनों का क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, तो 12 फोनों का क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य कैसे पता हो, तो आपको बताया गया है कि एक फोन 14,056 रुपए में उसने खरीदा है। कितने में खरीदा है, 14,056 रुपए में वो एक फोन खरीदती है। एक फोन अगर 14,056 रुपए का है तो 12 फोन कितने के होंगे, तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और हासिल का तो 67, ये 6 हो जाएगा, 12 चौ 48, हासिल 4, 12 एकम 12 4 16। अर्थात 12 फोनों का कुल क्रय मूल्य 1,68,672 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 फोनों का विक्रय मूल्य हो गया 1,88,160 और 12 फोनों का क्रय मूल्य हो गया 1,68,720। अब हमको लाभ चाहिए, तो देखिए बेचा ज्यादा का है और खरीदा कम का है, तो लाभ कैसे निकलेगा, सिंपली इसको घटा लो। 10 में 2 गया 8, 5 में 7 जाएगा, 15 में 7 गया 8, ये 10 में 6 गया 4, 7, 17 में 8 गया 9 और 7 में 6 गया 1। कुल मिलाकर के 19,488 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये सवाल आपको चाल समय दूरी में रिलेटिव स्पीड का है। कैसे, 680 मीटर की दूरी पर ये लोग खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और दूसरा व्यक्ति 9 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। हमारे प्रश्न में बताया गया कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, अर्थात उनकी विपरीत दिशाएं हैं, और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों की चालें जुड़ करके 9 और 8 17 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी। दूरी 680 मीटर दे रखी है। ठीक है, और टाइम हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर दूरी मीटर में, चाल मीटर में, मीटर पर सेकंड में, तो समय सेकंड में आएगा और यूनिट परिवर्तन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर टाइम हो जाएगा 17 से इसको काट दीजिए, 17 चौको 68, 40, समय आ गया 40 सेकंड। तो कितने समय में ये लोग आपस में मिल जाएंगे, 40 सेकंड में मिल जाएंगे। ठीक है, सरल करें, इस प्रकार का दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। आइए इसे हल करते हैं हम लोग। ये बॉडमास का सवाल है और भिन्न का भी मान लें, बॉडमास का भी मान लें, भिन्न का भी मान लें। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट हल करना। ब्रैकेट हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3 माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2। अब इन दोनों को भी हल करना है हमें, है ना। तो इन दोनों को हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 माइनस 3 2 3 6 3 3 9। फाइनली इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। 5/6 इनको हल करने पर आ गया, फिर लिख दिया ऑफ। 3/5 इनको लिख लिया, फिर प्लस लगा लिया। 5 एकम 5 2 7/5 इसको लिख लिया। ये डिवाइड का साइन है, लेकिन ध्यान रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/3 है। डिवाइड के साइन को अगर हम गुणे में बदल दें तो ये पलट जाता है और ये हो जाएगा तुम्हारा 3/5
7। ठीक है, जो 7/3 आने वाला था वो 3/7 हो जाएगा। सॉल्व कर लें बड़े आराम से। यहाँ ऑफ का मतलब क्या है कि एक तरीके से इनका आपस में गुणा ही होगा, तो 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/2 प्लस 3/5। 1/2 और 3/5 में अगर हम देखें तो एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, फाइनली उत्तर आएगा 11/10। 11/10 को लिख सकते हैं 1 सही 1/10। यही यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो 3:5:9:13 इसको लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज एक ऐसी संरचना है जिसके अंतः कोणों का योग भी 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इनका योग कितना होगा 360। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो 5 3 8, 8 9 17, 17 में 13 जोड़ दिया 30, 30 का भाग दे दिया, ये हो गया 12। 12 का गुणा इस 13 से करेंगे तो बड़ा कोण चाहिए तो बड़े अनुपात से गुणा करो, छोटा कोण चाहिए तो छोटे अनुपात से गुणा करो, बड़ा कोण चाहिए तो बड़े से गुणा। तो 12 3 36, 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 156 डिग्री। समझ पा रहे हैं बात को? लिखा हुआ है यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और उसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ठीक है, और इसीलिए वो 2 गुणनखंड या तो संख्या स्वयं होगी या फिर 1 होगी। अगर हम अभाज्य संख्या पकड़ के चलते हैं तो इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल पकड़ लें, जैसे मान लीजिए हमने एक अभाज्य संख्या 11 ले लिया, तो 11 के बाद क्रमिक संख्या उसकी 12 आएगी, तो 11 और 12 का एलसीएम क्या होगा, जो 11 और 12 से गुणा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम x एक क्रमिक संख्या x ले लेते हैं और उसकी क्रमिक संख्या x+1 ले लेते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा x और x+1। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मिता एक काम को 12 दिन में कर सकती है, सैम एक काम को 9 दिन में कर सकता है, 4 दिनों तक वे साथ में काम करके काम छोड़ देते हैं। तो पूछा गया है कि काम का कितना हिस्सा बाकी है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करते हैं। तो स्मिता एक काम को, स्मिता हो गई और सैम, तो स्मिता एक काम को 12 दिन में कर सकती है, सैम एक काम को 9 दिन में कर सकता है। आप वर्क एंड टाइम की तरीके यहाँ पर 12 और 9 लिख लीजिए। इनका जो एलसीएम होगा वो हम कुल काम मान लेंगे, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36। 12 कहीं 36, 9 चौको 36, अर्थात ये एक दिन में 3 काम करेंगे, ये एक दिन में 4 काम करेंगे। ऐसा इनके काम करने की क्षमता 3 और 4 है। ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 7 काम खत्म कर लेंगे, और इन्होंने मिल करके 4 दिन तक काम किया है तो 4 से गुणा कर लेंगे। कुल मिलाकर के इन्होंने 28 काम को कंप्लीट कर लिया है। कितना काम कंप्लीट कर लिया है, तो 28 काम को कंप्लीट कर लिया है। और हमसे पूछा गया है कि कितना काम शेष है। अब 36 में से अगर 28 काम शेष हो जाएगा तो कितना काम बचेगा, तो हमारे पास जो काम बचेगा वो बचेगा 8। तो अगर हमारे पास 8 काम शेष रह गया और टोटल काम हमारा 36 था, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, अर्थात 2/9 काम शेष रह गया। ठीक है, लिखा हुआ है एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। यह सवाल एकदम ओरली सॉल्व हो सकता है। 27 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 27 विद्यार्थी हैं हमारे पास और उनकी औसत आयु कितनी है, तो उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। अध्यापक महोदय आएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 28 लोग, और अध्यापक महोदय कितना कितना बढ़ाएंगे, तो 1-1 वर्ष सब में बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझ लें कि जो अध्यापक महोदय आएंगे वो 22 वर्ष के तो होंगे ही होंगे, 22 वर्ष से कितना अधिक होंगे, तो अधिकता की बात करें तो वो 28 वर्ष अधिक होंगे।
अर्थात हमारे अध्यापक महोदय 50 वर्ष के होंगे। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? आइए बात करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 चीजें हमेशा याद रखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि 12% का लाभ, 12% की अगर हम शॉर्ट में फ्रैक्शन बनाएं तो 12% की फ्रैक्शन बनती है 3/25। अर्थात अगर कोई चीज 25 रुपए की है तो उस पर 3 रुपए का लाभ मिलेगा और वो चीज कितने की बिकेगी? 28 रुपए की बिकेगी। दूसरे शब्दों में उसने कहा है कि 20% की छूट देता है। 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाए हैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर हम 20/100 करते हैं तो वो आता है 1/5। 1/5 का मतलब अगर कोई वस्तु 5 रुपए, जिस पर प्राइस टैग 5 रुपए है, 5 रुपए अंकित मूल्य है, तो उसे 1 रुपए कम, अर्थात उसे 4 रुपए में हमें बेचना होगा। क्लियर? अब विक्रय मूल्य यहां से 28, यहां से 4, विक्रय मूल्य तो बराबर होना चाहिए, तो या तो इन दोनों में नीचे वालों में 7 का गुणा कर लीजिए तो भी उत्तर आ जाएगा, या फिर आप इसमें अगर हम दोनों को, भाई हमें इससे बराबर करना है, तो हमारे पास जो पुराना तरीका है कि रिक्त स्थान भरो, 4 के स्थान पर ये 4 और 28 के स्थान पर, 28 के स्थान पर ये बगल में 28। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 का भाग दिया तो एक बार, 4 का भाग इसमें दे दिया तो एक बार, अब इसमें 4 का भाग इधर चला जाएगा तो 4 से 28। फाइनली जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 25, 28 और 35 का बन जाएगा। अर्थात क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 25:28:35 बनेगा। और अगर हमसे कहा गया कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य, तो भाई मेरे 10 अधिक है, कितने में से? 25 में से, तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? 25 चौको 100, उत्तर आ जाएगा 40% अधिक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। त्रिकोणमिति का लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24। हाउ कैन बी सॉल्व इट? आइए इसको देखते हैं। तो अब वैल्यू आपको किसी भी टेबल से आप वैल्यू इसको पढ़ सकते हैं, याद रखनी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा आपको। वैल्यू अगर पता होगी तो यहाँ सिंपली वैल्यू sin 30 का मान होता है 1/2, 2 का स्क्वायर, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, और 4 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1/2 sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, साथ ही साथ 1/24। आगे देखते हैं, तो ये 1/4 गुणे 1/2 प्लस ये हो जाएगा 4 गुणे 1/3, ये 1/2 का 1/2 और ये 1/24। और सॉल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। और इसको देखते हैं तो इसका एलसीएम 24 ले ले, 8 3 24, 3 हो जाएगा, 3 8 24, 8 चौको 32 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 12 12 ये हो जाएगा, और 24 से कम 24 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इनको सभी को जोड़ दें तो 32 3 35, 35 और 1 36 और 12 48, 48/24 या 24, 48/24, 24 का भाग 48 में देंगे, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2। यही सही उत्तर है। करेगा सवाल लिखा हुआ है t1x² माइनस 49y² अपॉन 9x प्लस 7y। आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने प्रश्न भी लिख दिया। आपको एक आइडेंटिटीज पता होगी कि a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b एंड a प्लस b। उसी क्रम में इसको हम लिख सकते थे 9x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर अपॉन 9x प्लस 7y। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे तो 9x प्लस 7y एंड 9x माइनस 7y अपॉन 9x प्लस 7y।
तो ये और ये कट जाएगा, इसका उत्तर आएगा 9x - 7y, यही सही उत्तर है। 7 मैच में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था? ठीक है, आपको सिंपली औसत निकालना है। मैंने ये सवाल लेकिन नोट भी कर लिया है। तो कैसे औसत निकलेगा? तो पहले खिलाड़ी के 42, 51, 09, 7 खिलाड़ी हैं, तो मैंने सबको जोड़ा, 7 से भाग दे दिया, और ये बन गया तुम्हारा 275/7, 39.28, मतलब इसको लिख सकते हैं 39.3। चूंकि ये 2 अंकों का और 1 अंक का लिखना है, तो 5 से ज्यादा हो तो इधर जोड़ के लिख सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात करी जा रही, तो 30, 22, 91, 76, 84, 11, 7, इनको जोड़ा 321, 7 का भाग दिया 45.85, इसको लिख सकते हैं हम लोग 45.9। साफ पता चल रहा है कि जो दूसरा खिलाड़ी है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। में अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। आधी यात्रा 21 में और आधी यात्रा वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो 21 और 24। अब देखिए, हमने आपको पहले भी ये फार्मूले पढ़ाए हैं, चाल, समय और दूरी। आधी यात्रा वो 21 की स्पीड से जाएगा और आधी यात्रा 24 की स्पीड से जाएगा। एक ऐसी संख्या मान लें कि वो 21 और 24 दोनों से कटती हो, तो 21 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 24 का एलसीएम होता है 168, अर्थात हमने दूरी मान ली 168, आधी दूरी 168 है और आधी दूरी 168 है, अर्थात वो 168 किलोमीटर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो 8 घंटे में पहुंच जाएगा। और अगर वो 168 किलोमीटर 24 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो वो 24 + 168 7 घंटे में ट्रेवल करेगा। कुल मिलाकर के 8, 7, 15 घंटे में वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो 15 घंटे में वो 336 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। तो 1 घंटे में कितनी ट्रेवल करेगा? तो 336/15। और हमारे सवाल में दिया गया है कि उसने यह दूरी 10 घंटे में ट्रेवल करी, तो 10 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो 336/15 × 10। हल करेंगे, 5 × 10, 5 × 15, 3 से काट दिया 112, फाइनली उत्तर आ जाएगा 224 किलोमीटर। कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? तो 224 किलोमीटर। ठीक है, कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है, तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? हमारा फार्मूला है M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का भोजन है, यानी का मतलब 180 बच्चे 20 दिन खाएंगे। आवर और घंट काम की बात नहीं की गई, छोड़ दिया। और कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों को चले जाना चाहिए, अर्थात 180 के अलावा यहाँ पर मान लें कितने आदमी हो या कितने स्टूडेंट हो कि ये 25 दिन चले। सॉल्व किया तो पता चला 5 चौको 20, ये 5 से कट गया और फिर 5 से काट दिया 36, 36 4 जा 144, अर्थात 180 व्यक्ति नहीं होने चाहिए, 144 व्यक्ति होने चाहिए। 144 विद्यार्थी होंगे तो भोजन 25 दिन चल जाएगा। तो क्या करेंगे, 180 में से 144 घटा देंगे, 180 में 144 घटा देंगे तो 36 विद्यार्थियों को कैंप छोड़ करके चले जाना चाहिए। प्रश्न लिखा हुआ है, एक छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो आपको 15 और 14 के वर्ग पहले कर लीजिए। 15 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग होता है 196। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, 9, 2, 11 और 1, 12 और 1, 1, 2 और 1, 3 और ये हो जाएगा आपका 421। अब हमारे आसपास कोई वर्ग है जो 421 के पड़ता है, तो 421 के बाद जो है 441 पड़ता है, जो कि 21 का वर्ग होता है। तो 421 और 441 में 20 और जोड़ देने से एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। गीता का वजन 11.235 है, उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, तो कुल वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो कुल वजन कैसे ज्ञात करेंगे? तो गीता
और बहन का वजन कितना हो जाएगा? तो बहन का वजन जितना वजन गीता का है उसमें 1.4 गुना के उसकी बहन का वजन 15.729 हो जाएगा। अब कुल वजन चाहिए, तो कुल वजन कैसे निकलेगा? तो कुल वजन में हम क्या करेंगे, गीता का वजन प्लस उसकी बहन का वजन दोनों को जोड़ देंगे। 2 5 और 1 6 7 2 9 और 5 और 1 4 2 24.964। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 91 से 93 तक लिखा हुआ है कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी को बर्गर या पिज्जा पसंद है, 62 विद्यार्थी बर्गर खाते हैं, 56 पिज्जा पसंद करते हैं। ठीक है, तो 90 विद्यार्थियों की 90 पसंद करने वाले कितने हैं? तो पसंद करने वाले हैं 80, बर्गर पसंद करते हैं 62 और पिज्जा। ये डाटा दिमाग में रख करके अगर प्रश्न हल करेंगे तो बहुत आराम से हल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब जब बर्गर वालों की काउंटिंग की गई तो 62, पिज्जा वालों की काउंटिंग की गई तो 56, टोटल काउंटिंग की गई तो 80 और सारे विद्यार्थी जोड़ दिए गए तो 90। देखिए हमारा 91 प्रश्न दिया गया है कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो 62 और 56 जोड़ लेंगे तो 6 2 8 6 5 11 118 आता है। और अगर आप 118 में से 80 घटा दें तो चूंकि 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते होंगे। अगला प्रश्न इसी में लिखा है कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं? तो भैया टोटल में से बर्गर पसंद करने वाले घटा दो तो बर्गर ना पसंद करने वाले आ जाएंगे। तो बर्गर पसंद करने वालों को कैसे निकालेंगे? तो 90 में से बर्गर पसंद करने वाले आप घटा लीजिए तो आपका उत्तर सही आ जाएगा। 10 में 2 गया 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 में 6 गया 2 28। तो 28 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद नहीं करते हैं? तो ध्यान से देखिए, दोनों पसंद नहीं करते हैं भैया, 90 लोग हैं उसमें से 80 पसंद करते हैं तो स्वाभाविक है कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं। एक संख्या के 2 अंक 10 है और आपस में बदल दिया जाए तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। इसको आप ऑप्शन हल करें तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और ऑप्शन कह रहा है जो इसमें दिए गए हैं वो 46 दिया गया है। लिखा हुआ है संख्या के अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो जरा 10 देखते हैं तो 10 तो 6 4 10 6 4 10 1 9 10 2 और 8 10 सब में 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है यदि उनके अंकों का योग बदल दिया जाए तो 18 बढ़ जाता है। हमारे प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो यही कहती है कि अगर उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उसका मान 18 बढ़ जाता है। तो 18 भैया बढ़ जाता है तो भैया देखो किसमें 18 बढ़ता है, 46 का जस्ट उल्टा 64 होता है। तो ये देखिए 18 ज्यादा हुआ तो इसका मतलब पहला ही उत्तर सही है। अब हमारे में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 46 है 64 भी तो सही हो सकता है। भैया 64 को अगर हम पलटेंगे तो वो आ जाएगा 46 और 46 जो है 64 से 18 कम है। हमारे सवाल में कह रहा है कि जब हम पलट दें तो 18 बढ़ जाए, मान कम ना हो जाए, बढ़ जाए। तो बढ़ेगा किसमें? 46 से। 46 से 64 बढ़ेगा लेकिन 64 से 46 घटेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 46। इसका दूसरा तरीका, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जब कहे कि हम अंकों को पलट दे रहे हैं तो इतना मान कम हो रहा है इतना मान ज्यादा हो रहा है, तो कुछ ना करिए, जितना ज्यादा या कम हो रहा है उसमें 9 का भाग दे दीजिए। हमेशा 9 का ही भाग देंगे और आपका उत्तर आएगा 2। अर्थात जो अंक होंगे, अंक अगर ए और बी मान लें तो उनका योग आपको 10 दिया है और अंकों का जो अंतर दिया है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ए का मान यहां से 6 मिलेगा और बी का मान आपको 4 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर भी चूंकि हमको बढ़ाना है मान, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी? 46 ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में DEF
ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है तो चतुर्भुज बी ई एफ डी है। ऑप्शन दिए हैं वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है और एक विषम कोण है। ठीक है, तो आइए इसको जरा हल करते हैं। एक एबीसीडी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी संरचना है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, अब इनके मध्य बिंदु हमने ले लिए, तो इन्होंने बताया इसका मान डी है और इसका मान ई है और इसका मान एफ है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के हिसाब से बी ई एफ डी, तो बी ई एफ और डी, तो बी ई एफ डी, ये जो संरचना बनेगी ये एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज की संरचना बनेगी। क्लियर है? ये हमारे ऑप्शन में तो समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर समांतर चतुर्भुज ना भी देता, चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो यह सम चतुर्भुज भी है। क्या है? सम चतुर्भुज। आपको बता दें कि प्रत्येक सम चतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन सभी समांतर सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। 13,680 को 3 भागों में विभाजित करना है। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। ध्यान से देखिए, पहला भाग जो है वो तीसरे भाग का 3/5 है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि फर्स्ट भाग इज इक्वल टू 3/5 ऑफ थर्ड पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के बीच में 3 और 5 का अनुपात हो गया। तो देखिए 3 और 5 का अनुपात किसके किसके बीच में है? पहले और तीसरे के बीच में दिया गया है। दूसरे और तीसरे के बीच में 4 और 7 का अनुपात है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। जो कॉमन दिया जाए, जिसकी वैल्यू 2 बार आए, देखो यार तीसरे की वैल्यू 2 बार आई तो इसलिए मैंने उसको बीच में लिखा है। जिसकी वैल्यू 2 बार आए उसको बीच में लिखो। अब 5 यहां बगल में, ये बगल में 7, सॉल्व कर लो इसको। तो 7 3 21, पहला भाग, 7 5 35 दूसरा भाग और 5 तीसरा भाग और 5 चौको 20 दूसरा भाग। क्लियर? अब हमसे कह रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 13,600 तो इनको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 21 41, 41 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76। 76 का इसमें भाग देंगे, तो जब हम इसमें 76 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो 76 का भाग देंगे तो 19 से कट जाएगा, या 19 से इसको फिर काट देंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा। अब इसके बाद ये है कि फिर 152 19 152 180 हो जाएगा। पहला भाग पूछा है आपसे, पहला भाग आपका ये वाला है, अर्थात 180 गुणे 21 कर लो। सॉल्व करोगे तो 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, तो 3,780। ठीक है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो सोने और चांदी दो चीजें कही गई हैं, सोना और चांदी, तो ये हो गया 17:3। अब चांदी का मान 2.7 है, इसका मतलब 3 अगर 2.7 के बराबर तो 1 बराबर 2.7/3 मतलब 0.9 के बराबर। तो 17 बराबर कितने के हो जाएगा? 0.9 इंटू 17, 17 9 153, अर्थात ये मान हो जाएगा 15.3 ग्राम। ठीक है, तो इसमें से धातु में सोने का भार हो जाएगा 15.3 ग्राम। सवाल में लिखा है यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए कि 5 क्रय मूल्य बराबर 4 का विक्रय मूल्य, आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्रय अपॉन विक्रय, तो ये हो जाएगा 4/5, अर्थात कोई चीज 4 की खरीदी और 5 की बेच दी। समझ रहे बात को? 4 की खरीदी 5 की बेच दी तो 1 रुपए का लाभ हो गया। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से काउंट किए जाते हैं, इसके 4 नीचे गुणे 100, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 25%। 2005 से 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था? तो आइए जरा देखते हैं इसको। तो हम लोग देख ले, तो यहाँ पर इनको जोड़ा जाए तो 2005 से 5 6 7 8 9 इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13 9 22, 22 और 8 30 5 35 और 3 2 5 3 8 2 10 5 15, 15 9 24 और ये हो जाएगा 5 8 13 13 2 15 4 1945।
चूंकि ये कितने वर्षों की बात है, 5 वर्षों की बात है, तो औसत उत्पादन हो जाएगा 5 3 15, 4 हो जाएगा 44, 5 8 40, फिर 5 9 45, 389 किलोग्राम औसत उत्पादन हो जाएगा। कि 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 2005 से 2325 और 2009 का जो उत्पादन है वो कितना दिया गया है, 495। जरा इनको सॉल्व करेंगे तो 170 का अंतर है। 170 हमारी हो गई वृद्धि, कितने में से हुई है, 325 में से हुई है। कितने प्रतिशत होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा, 55 25, फिर 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 चौको 20, फिर 5 से काट दिया 13, फिर ये हो गया 20। आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 680/13। तो ये तुम्हारा आएगा लगभग 13 5 65 आएगा। यहाँ पे 3 ये हो जाएगा 30, 13 दूनी 26। आगे सॉल्व करेंगे तो 52.3%। 7 से 2008 के में उत्पादन में कितनी गिरावट थी, ये आपके 70 रुपए की गिरावट कितने में से दिख रही होगी, तो 429 में से दिख रही होगी। कितने में से दिख रही होगी, 429 में से दिख रही होगी। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, इसको आराम से खूब इत्मीनान से सॉल्व करिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 39.86%। ठीक है, और ये उत्तर अप्रोक्सीमेटली 40% हो जाएगा। क्लियर? 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट थी। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं लोग। तो सबसे पहला काम 2007 में देखते हैं तो 429 थी, और 2008 में उत्पादन जो था वो 258 था। अब गिरावट पूछी गई है तो भैया इसको घटा दो, 9 में 8 गया 1, 12 में 5 गया 7, 3 में 2 गया 171। तो 171 वो भी कितने में से, 429 में से, गुणे 100। अब आराम से खूब इत्मीनान से इसको सॉल्व करिए तो ये लगभग 39 पॉइंट समथिंग कुछ 86, और ये अप्रोक्सीमेटली 40 के बराबर हो जाएगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य मतलब औसत। आइए प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7, अभी इसके बाद 11 और फिर 13 हो गई। तो ये 3 2 5 5 10 10 7 17 17 13 30 11 41, कितनी संख्याएं हैं, तो 6 से भाग दे देंगे, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।